आज की कहानी है रोहित बिष्ट की, जो कि हल्द्वानी के रहने वाले हैं और इनकी एक छोटी सी वेडिंग फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कंपनी है, बिष्ट फ्रेम्स के नाम से। सिर्फ 3 साल में ही रोहित ने इस कंपनी को बहुत मेहनत करके खड़ा किया है। एक दो पुराने कैमरा और एक पुराने ड्रोन से ये कंपनी शुरू हुई थी और आज इसका काम और इसका नाम पूरे उत्तराखंड कुमाऊं रीजन में फैला हुआ है। ये बहुत जाना पहचाना नाम बन चुका है। शादी ब्याह कवर करने के लिए, ड्रोन शॉट्स के लिए और कैंडिड फोटोग्राफी के लिए इनको ही सब बुक करना प्रेफर करते हैं। बुकिंग इनकी नैनीताल से लेके पिथौरागढ़ तक पूरे कुमाऊं रीजन से आती है और पीक वेडिंग सीजन में तो महीने में इन्हें 12-15 शादियां तक कवर करनी पड़ती हैं। 12 नवंबर 2024 की बात है। रोहित अपनी टीम के साथ, जिसमें एक ड्रोन ऑपरेटर, 2 असिस्टेंट फोटोग्राफर और एक एडिटर शामिल थे, मुंशियारी के पास एक छोटे से गांव में एक शादी कवर करके वापस हल्द्वानी लौटने वाले थे। और इसी रिटर्न जर्नी के दौरान जैसे ही इनकी गाड़ी कलसार घाटी में एंटर करती है, ड्राइवर के सामने होता है कंप्लीट ब्लैकआउट। और फिर इस फोटोग्राफी टीम ने उस पूरी रात जो एक्सपीरियंस किया ना भाई, उसे जानने के बाद आपके अंदर एक खौफनाक डर बैठ जाएगा। बेसिकली मुंशियारी से हल्द्वानी का जो रूट है, उसके बीच में एक घाटी पड़ती है, जिसे लोकल कालसार घाटी के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पहाड़ बिल्कुल सीधे खड़े हैं, नीचे गहरी खाइयां हैं और रोड इतने पतले हैं कि एक वक्त में एक ही गाड़ी निकल सकती है। दिन के टाइम में भी लोग यहाँ से संभल संभल कर ड्राइव करते हैं, क्योंकि एक गलत मोड़ और सीधा गाड़ी खाई में। रोहित की टीम जिस शादी को कवर करने गई थी, वो एकदम गांव के अंदर थी, जहां पहुंचने में उन्हें करीब 5 से 6 घंटे लग गए थे। कच्चा रास्ता था, बीच में 2 जगह लैंडस्लाइड भी मिली, मतलब वहां पहुंचने के लिए इन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी। शादी का फंक्शन रात तक चला, बारात आई और फेरे हुए। उसके बाद जब सब कुछ पैक करके निकलने का टाइम हुआ, तब तक शाम ढल चुकी थी। वापस जाने के 2 ही रूट थे, एक लंबा पर सेफ रूट जिसमें 5 घंटे लगते और एक दूसरा कालसार घाटी वाला शॉर्टकट जिसमें थोड़ा कम टाइम लगता। रोहित का एक असिस्टेंट जिसका नाम था सूरज, उसने बोला, भाई इतनी रात हो चुकी है, घर सबको जल्दी पहुंचना है, कल सुबह अगली बुकिंग भी है, चलो ना भाई शॉर्टकट ले लेते हैं। अब जो उनका ड्राइवर था, उसका नाम था दीपक। वो इस रूट पे पहले भी दिन के टाइम गाड़ी लेके आ चुका था, पर रात के टाइम पहली बार इस घाटी को क्रॉस करने वाला था। थोड़ा बहुत उसने भी सुन रखा था कि घाटी में रात के टाइम थोड़ी सेंसिटिव चीजें होती हैं, लोग वहां से रात को निकलना अवॉइड करते हैं, कोई खास कहानी भी सुनाते हैं आके लोग उसे, पर उसने इन सब चीजों को कभी सीरियसली लिया नहीं। दीपक ने अपने मालिक यानी रोहित को बोला कि भैया अभी हमें यहाँ ही 9:30 बज चुके हैं और यहाँ से घाटी लगभग 45-50 मिनट दूर है और मुझे सही नहीं लग रहा है इस समय उस घाटी के रास्ते से जाना। तो रोहित ने हंसते हुए बोला, ये यार दीपक, इतना मत सोच, हम 6 लोग हैं भाई, इतना क्या डरना। अरे पुराने जमाने की कहानियों को लेके मत बैठ, चलो निकलते हैं यहाँ से यार, कल सुबह हमारी अगली बुकिंग है हल्द्वानी में, डिले नहीं कर सकते यार। उसके बाद ये सब लोग गाड़ी लेके निकल पड़े। कुछ देर तक सब कुछ नॉर्मल रहा। एक छोटे से ढाबे पे चाय पीने रुके, थोड़ा मजाक मस्ती चला। एडिटर भाई अपने लैपटॉप पे शादी की क्लिप्स देख रहा था, ड्रोन ऑपरेटर अपनी बैटरी को चार्ज कर रहा था गाड़ी के चार्जर में लगा के। जैसे ही कालासार घाटी में एंटर हुए, एक पूरा लैंडस्केप बदल गया। घने पेड़ आ गए, सड़क के दोनों तरफ खड़ी चट्टानें आ गई और एक अजीब सा सन्नाटा। रोहित बताता है कि जो भी स्ट्रीट लाइट थोड़ी बहुत लगी हुई थी, वो भी फ्लिकर कर रही थी। कभी कभी मोड़ पे कुछ कुछ स्ट्रीट लाइट्स थी, कभी डिम होती थी, कभी पूरी ब्राइट हो जाती थी और फिर वापस डिम, जैसे कोई बार बार स्विच ऑन ऑफ कर रहा हो। इसी बीच अचानक रोहित का एडिटर जो है, वो पीछे से आवाज देता है। वो पीछे बैठ के अपना लैपटॉप चार्ज कर रहा था। उसने बोला, रोहित भाई मेरे फोन का टाइम गलत दिखा रहा है यार, अपना फोन निकाल कर देखना यार जरा। तो रोहित ने भी अपने फोन में टाइम नोटिस किया और उसके फोन में डेट शो हो रही थी 12 नवंबर 2021, जबकि एक्चुअली में 2024 चल रहा था। सबने अपना अपना फोन चेक किया, सबके फोन में अलग अलग डेट थी, अलग अलग ईयर था, किसी में 2022, किसी में 2020। रोहित ने सोचा शायद नेटवर्क टावर का इशू होगा, कुछ जीपीएस का इशू होगा, रिमोट एरिया में हो जाती हैं ये चीजें। उसने इस बात को इग्नोर करा, फोन को जेब में डाला, सबको बोला इस बात पे ध्यान मत दो, ये तो बहुत नॉर्मल बात है, ऐसा कभी कभी हो जाता है। गाड़ी अब पूरी तरह घाटी के अंदर घुस चुकी थी, घनघोर अंधेरा बढ़ता जा रहा था और तभी सूरज जो आगे वाली सीट पे बैठा हुआ था, उसने देखा कि रोड के साइड गाड़ी से कोई 100 मीटर दूर एक बुजुर्ग आदमी हाथ में लालटेन लेके खड़ा हुआ है, गाड़ी को हाथ देकर रोकना चाह रहा है। दीपक ने अपने बाकी साथियों से बोला कि यार इस वक्त दूर पहाड़ में कोई बुजुर्ग क्या कर रहा है, वो भी अकेले इस जगह पे। जितनी देर में ये लोग बात कर रहे थे कि गाड़ी रोके नहीं रोके, तब तक वो गाड़ी उस बुजुर्ग के पास पहुंच चुकी थी। दीपक ने यहाँ ब्रेक लगा दी, क्योंकि एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है ना हर किसी के दिल में, रात में बुजुर्ग यहाँ फंसा हुआ है, इसकी हेल्प कर देते हैं, अकेले छोड़ के आगे बढ़ना ठीक नहीं है, हमारे बाप दादा की उम्र का है। बुजुर्ग के पास गाड़ी खड़ी करके दीपक ने अपने साइड का शीशा नीचे किया और बुजुर्ग से पूछा, बाबा इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? तो बुजुर्ग बोलता है, अरे आगे मेरा घर है, मुझे छोड़ दोगे वहां तक? रोहित बताता है कि उस बुजुर्ग की आवाज बिल्कुल साफ नहीं थी, ऐसा लग रहा था जैसे 2 लोग साथ बोल रहे हो। एक आवाज दबी हुई
और एक बहुत तीखी आवाज, और दोनों की मिली हुई आवाज उस बुजुर्ग के अंदर से आ रही थी, जैसे कोई इको चैम्बर के अंदर से बोल रहा हो। दीपक ने पूछा, पर यहाँ तो आसपास कोई बस्ती नहीं दिख रही मुझे, और बाबा मैं इस रास्ते पे आ चुका हूँ, आगे भी पूरी घाटी वाला ही रास्ता है, कौन सा गाँव है बाबा? बुजुर्ग इस बात का कोई जवाब नहीं देता। उसकी आंखें नीचे थी, हल्की सी रोशनी में वो अपनी आंखें ऊपर उठाता है और वो बस एक ही लाइन रिपीट करता है, आगे मेरा घर है बेटा, छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो मुझे। इसी बीच पीछे बैठा एडिटर, जो कि आधी नींद में था, वो उठता है और रोहित को ना टेक्स्ट डालता है, पूछता है, भाई गाड़ी क्यों रुकी हुई है, कौन है साइड में? रोहित ने बोला, टेक्स्ट पे ही एक बुजुर्ग खड़ा है, लिफ्ट मांग रहा है। एडिटर ने थोड़ा सा अपनी आंखों को मला और थोड़ा सा खिड़की के बाहर देखा, तो जो उसने देखा उसका पूरा शरीर थरथर कांपने लगा। वो हकला के बोलता है, रोहित भाई, दीपक भाई को बोलो, रोहित भाई गाड़ी तुरंत आगे बढ़ाएं, गाड़ी तुरंत आगे बढ़ाएं। उस बुजुर्ग के पास लालटेन है और लालटेन में कोई फ्लेम ही नहीं है, सिर्फ एक धुंधला उजाला है भाई, वो जो कहीं से आ रहा है, उसका साया जमीन पे नहीं पड़ रहा, उसकी परछाई नहीं है भाई जमीन पे। रोहित का यहाँ मुंह खुला का खुला रह गया बात सुन के। उसने कांपती आवाज में बात दीपक के कान में धीरे से बोली। दीपक ने साइड मिरर ध्यान से देखा और पाया कि उस बुजुर्ग का कोई साया नहीं बन रहा था, कोई शैडो नहीं बन रही थी जमीन पे, जबकि गाड़ी की हेडलाइट, गाड़ी के अंदर की लाइट, फोन की फ्लैश लाइट, तीनों उस बुजुर्ग पे पड़ रही थी, इवन उस लालटेन की लाइट। दीपक के हाथ कांपने लगते हैं। उसने तुरंत शीशा ऊपर चढ़ाया और गाड़ी का एक्सीलेटर पूरा दबाकर गाड़ी को उस घाटी में भगाने लगा। सब लोग डर के मारे एकदम सहमे हुए बैठे हुए थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि पीछे मुड़ के देखे कि वो बुजुर्ग है या नहीं है। गाड़ी अभी कुछ ही मीटर आगे बढ़ी थी कि इन्हें दिखाई देता है कि वही बुजुर्ग एक छोटी सी बच्ची का हाथ पकड़े रोड क्रॉस कर रहा है, बिल्कुल गाड़ी के सामने, जैसे वो पहले से ही जानता हो कि इस एग्जैक्ट पॉइंट पे गाड़ी गुजरेगी। दीपक ने रिफ्लेक्स में तुरंत ब्रेक मारा और ब्रेक लगाते ही गाड़ी थोड़ी सी स्किड हुई, उसके बाद साइड की पहाड़ी से जाकर टकराती है। अंदर बैठे सभी लोग सदमे में आ जाते हैं और अपनी अपनी सीट बेल्ट इतनी जोर से पकड़े हुए हैं कि भाई मरे ना, बच जाए यार, पहाड़ न गिर जाए कोई यार, क्या हो गया यार, ये क्या हो गया। इस टक्कर के दौरान जो पीछे कैमरा इक्विपमेंट का बक्सा रखा हुआ था, बैग रखा हुआ था, वो गिर के सूरज के पांव पे आकर लगता है और उसके पांव पे चोट लग जाती है और खून निकलने लगता है। सब मिलकर सूरज को फर्स्ट एड देना शुरू करते हैं। किसी के पास फर्स्ट एड बॉक्स था गाड़ी के अंदर जो बेसिकली होता है, और ये अपनी शादी की इवेंट में जाते हैं तो साथ में एक फर्स्ट एड बॉक्स लेके रखते ही हैं। अभी फर्स्ट एड देते हुए कोई 20-25 सेकंड हुए होंगे कि गाड़ी का डैशबोर्ड की लाइट एक बार अपने आप ऑन होती है, फ्लिकर करती है, फिर बंद हो जाती है, जो गाड़ी के डैशबोर्ड के ऊपर लाइट होती है। सबकी नजर उस लाइट की तरफ जाती है। देखते हैं कि यार ये अपने आप ऑन कैसे हुई। इस बार दोबारा ऑन होती है थोड़ी ज्यादा देर के लिए, फिर से बंद हो जाती है। भाई इनके पसीने छूट रहे होते हैं। सब लोग बस उस डैशबोर्ड वाली लाइट की तरफ देख रहे हैं। डैशबोर्ड की जो क्लॉक है उसमें भी अजीब तरीके से नंबर फ्लैश हो रहे हैं, जो किसी भी नॉर्मल टाइम से मैच नहीं कर रहे। इनके ग्रुप में जो एडिटर था वो थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड नेचर का था। उसके दिमाग में पता नहीं क्या आया, उसने डैशबोर्ड की तरफ देखते हुए जोर से गुस्सा करना शुरू कर दिया। जोर जोर से चिल्लाते हुए बोलने लगा, अबे यहाँ से निकल, दिखने की हिम्मत है तो सामने आ, निकल यहाँ से। बाकी लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे कि भाई क्या कर रहा है तू, क्या बोल रहा है, तेरे को क्या हो गया, चुप हो जा। पर वो किसी की सुनने को तैयार नहीं था। कुछ सेकंड बाद जो डैशबोर्ड वाली लाइट होती है वो बंद हो गई। गाड़ी के पीछे से जहाँ कैमरा इक्विपमेंट रखा हुआ था वहां से एक बच्ची के हंसने की हल्की सी आवाज आने लगी, बिल्कुल वही बच्ची जो उन्होंने रोड पे देखी थी। सबके कान खड़े हो जाते हैं। रोहित के ग्रुप में सब लोग रिलीजियस थे। एक सूरज की दादी माँ ने उन्हें दुर्गा चालीसा सिखाया था बचपन में। वो अक्सर छोटी मोटी मुश्किलों में उनको याद किया करता था और दुर्गा चालीसा पढ़ लिया करता था। रोहित ने बोला, सब लोग हाथ पकड़ो एक दूसरे का, और उसने जोर जोर से दुर्गा चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। जितनी हिम्मत है उतनी जोर से सबने मिलकर वहां पर हाथ पकड़ के एक दूसरे का दुर्गा चालीसा पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे चालीसा की गूंज बढ़ती रही, उस बच्ची के हंसने की आवाज भी तेज होती जा रही थी, मानो कि वो उनकी प्रार्थना से और ज्यादा उत्तेजित हो रही है और ज्यादा एग्रेसिव हो रही है। चालीसा जब लगभग खत्म होने को आया तभी उन्होंने नोटिस किया कि गाड़ी के अंदर से वो हंसने की आवाज आनी अचानक बंद हो जाती है, जैसे कि किसी ने किसी स्पीकर का स्विच ऑफ कर दिया हो। 15-20 मिनट तक ये लोग वहीं गाड़ी में बैठे रहे। हिम्मत नहीं हो रही थी ना तो नीचे उतरने की, ना ही आगे बढ़ने की। दीपक ने आखिर गाड़ी को धीरे से सीधे किया। एक पहिया रोड के बाहर था, उसको एडजस्ट करके उसने अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाया। हाथ अभी भी कांप रहे थे। बाकी पूरी घाटी में सब लोग चुपचाप बैठे रहे। किसी ने एक शब्द नहीं बोला, बस मन ही मन दुर्गा चालीसा दोहराते रहे।
घाटी खत्म होते ही गाड़ी एक छोटे से कस्बे पहुंची। सबको चैन की सांस आई, जैसे किसी ने सीने पे से एक भारी पत्थर हटा लिया हो। वहां एक ढाबा खुला हुआ था रात में चालू हालत में। तंदूर पे रोटी सिक रही थी, कुछ लोग वहां पे रुके हुए थे। ये लोग भी वहीं पे रुके, चाय पी, अपनी हालत संभालने की कोशिश करी, पानी की बोतल लेके मुंह धुला। सूरज के पांव पे बहुत ज्यादा चोट लग गई थी। सूरज के पांव की चोट देखी गई। ढाबे वाले ने ही घर का एक छोटा सा फर्स्ट एड दिया। रोहित ने ढाबे वाले को बताया कि भैया हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, क्या यहाँ पे ऐसा कुछ होता है क्या पहले से। ढाबे वाले ने, जिसका नाम बच्ची सिंह था, थोड़ी देर चुप रहने के बाद अपनी चाय की केतली साइड में रखते हुए बोलना शुरू किया कि भाई तुम लोग किस्मत वाले हो जो बच गए। उसने बताया कि पुराने जमाने में जब ये हाईवे नहीं बना था, ये सिर्फ घाटी थी, पैदल चलने का रास्ता हुआ करता था, तब एक गांव उस घाटी के बीच में बसा हुआ था, जिसके नाम पर अब ये घाटी जानी जाती है। 1978 में एक रात भयंकर लैंडस्लाइड आई, जिसमें पूरा गांव दब गया था। कई परिवार, खासकर बच्चे बुजुर्ग, उस रात उस लैंडस्लाइड के अंदर दब गए और उनकी जान चली गई। गांव के जवान लोग उस दिन पास के मेले में गए हुए थे। बच्ची सिंह ने बताया कि तब से लोग कहते हैं कि उस घाटी में आज भी वो लोग अपनों को ढूंढते हैं, किसी किसी को रोक कर अपने गांव छोड़ने के लिए बोलते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि अभी उन्हें लगता है कि उनका गांव वहीं है, उनके बच्चे वहीं खेल रहे हैं। जो लोग गाड़ी रोकते हैं उनसे बात करते हैं और उनके साथ भी ऐसी सिमिलर घटनाएं होती हैं। किसी को चोट लग जाती है, कभी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ लोगों को सदमा लग जाता है। छोटा सा वर्जन होता है, लेकिन उसी तरह का वर्जन जैसा उन्होंने महसूस किया था। इसलिए पुराने जमाने में जब भी कोई उस घाटी से रात को गुजरता था, तो वो घाटी शुरू होने से पहले ही अपनी गाड़ी को रोक के दीवारों पे बने एक छोटे से मंदिर में माथा टेक के आगे बढ़ता था, ताकि वो आवाज सुनकर गाड़ी ना रोके। क्योंकि माथा टेकना एक तरीके से उन आत्माओं को बता देना था कि हम तुमको कुछ नहीं करेंगे, हम तुमको हार्म नहीं करेंगे, हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, हमें माफ कर दो, हमें जाने दो। रोहित ने पूछा कि फिर ये टाइम वाली गड़बड़ क्यों होती है? मोबाइल की डेट बदल गई, हमारी घड़ियों का समय बदल गया। तो बच्ची सिंह ने मुस्कुराकर अपना सर हिलाते हुए बोला कि भाई वो गांव 1978 में ही रुक गया था, वहां वक्त आगे ही नहीं बढ़ा, इसलिए शायद उस घाटी में टाइम फ्लक्चुएट करता है। जब आप बहुत गहरी रात में उस घाटी में एंटर करते हो, उस गांव के पास वाले एरिया में, तो वहां कुछ समय के लिए वक्त चेंज हो जाता है। कई लोग इसका जवाब ढूंढ रहे हैं, लेकिन लोगों को जवाब नहीं मिला। कई लोगों ने ये चीज महसूस करी है। इसका एग्जैक्ट साइंटिफिक रीजन तो आज तक कोई बता नहीं पाया। जियोलॉजिस्ट भी आकर सर्वे कर चुके हैं इस एरिया के बारे में, पर लोकल लोग इस चीज के आदी हो चुके हैं, हैबिचुअल हो चुके हैं, बस रात को सफर करना अवॉइड करते हैं। रोहित और उसकी टीम ने उस रात वहीं ढाबे के पास रुककर आराम किया, क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी उस घाटी में वापस ट्रैवल करने की। जब पूरी तरह से दिन निकल आया, सूरज की रोशनी पूरी घाटी में फैल चुकी थी, तब ये घाटी क्रॉस करके हल्द्वानी के लिए रवाना हुए। दिन के उजाले में वो घाटी बहुत आम और खूबसूरत सी दिखाई देती थी, बहुत सुंदर पहाड़ी रोड। रोहित बताता है कि उस दिन के बाद से उन्होंने कभी उस घाटी में रात के टाइम सफर नहीं किया। चाहे कितनी भी जल्दी क्यों ना हो, वो अपनी टीम के सारे ड्राइवर्स को, उन सबको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं कि उस घाटी से सनसेट के बाद क्रॉस नहीं होना है। तो ये थी रोहित और उनकी टीम की कहानी। एक नॉर्मल वेडिंग फोटोग्राफी का असाइनमेंट उनकी रात का सबसे बड़ा नाइटमेयर बन गया था। अगर आपके साथ कभी ऐसी जान पहचान में, आपके किसी नोन की, आपके साथ कोई भी पैरानॉर्मल घटना, पैरानॉर्मल इंसिडेंट कुछ भी हुआ हो, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी पे आप अपनी कहानी मुझे भेज सकते हैं। मेरा नाम है नकुल शर्मा और आप देख रहे हैं द ओनली नकुल। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दो, और अपना कोई भी छोटा मोटा इंसिडेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे उसके बारे में बता सकते हो। मेरे को वो चीजें पढ़नी बहुत अच्छे लगते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बजरंगबली।